Assalamu alaikum and hello ladies and gentlemen and I hope you're doing well. आज का टॉपिक मैं इसलिए इम्पॉर्टेंट समझता हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलेटेड और एंग्जाइटी रिलेटेड पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ व्हाट इज़ गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। टॉपिक ये है जी कि ये नफ्सियाती अमराज क्यों होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, साइकोथेरेपी का क्या रोल है और दवाओं का क्या रोल है। So let me start off very quickly as to what are the causes that leads to development of psychiatric illnesses, यानी वो क्या चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में होती हैं जिसकी वजह से नफ्सियाती मर्ज होता है। पहली चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जी हमारे ख़ानदान में ये मर्ज चल रहा है, ये हमें मौरूसी तौर पे है, ये हमारे बाप दादा या ददियाल ननियाल हमें ख़ानदान से मिला है। दैट इज़ we call it biological, that we have inherited it, we have got genes to develop this illness, and at the right age this illness will develop under certain circumstances. So genetically यानी मौरूसी तौर पे हमें ये हमारे खून में है, एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें कुछ फैक्टर्स इसमें ऐड होंगे, वो बढ़ जाएगा। जेनेटिक्स के अलावा एक और भी चीज़ ये देखी गई है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान या किसी और वजह से आपने कोई दवाएं खाई हैं, and those medications can affect your brain and later on can have an impact on development of your psychiatric illnesses. दूसरी चीज़ जो हम कहते हैं कि वो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल यानी हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नफ्सियात पे प्रेशर डाल रही होती हैं। जैसे समझे कि सिवियर स्ट्रेस। अब वो सिवियर स्ट्रेस जो है वो चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो जॉब का हो, या वो किसी भी चीज़ का सिवियर स्ट्रेस हो, उससे हमारी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। सेकेंडली, हमारे फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, कितना नेगेटिव है, कितना सपोर्टिव है, कि अगर हमें ये चीज़ विरसे में मिली है, वी हैव इनहेरिटेड जेनेटिकली, देन द फैमिलीज रोल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थर्डली, आर कोपिंग स्किल्स, कि हम अपने आप को किस तरह कोप कर सकते हैं। हम में से कुछ लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, हम में से कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। जो लोग सेंसिटिव होते हैं उनमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि हमें इलनेस हो। अब ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को हम अगर इसको ऐड करें कि कोई चीज़ हमें विरसे में मिली है, दैट इज़ वी हैव इनहेरिटेड जेनेटिकली, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमें ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी स्ट्रेस है, फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, कोपिंग स्किल्स हमारी पुअर हैं, या ये कि पहले ही कुछ और मेंटल इलनेस थी, उसके बाद एक और डेवलप होगी, तो दीज थिंग्स विल ऐड टू इट। थर्डली, हमारे सोशल फैक्टर्स, यानी हमारा इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। बहुत सारे नफ्सियाती अमराज ऐसे होते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट सही ना हो, बहुत प्रेशर वाला हो, बहुत टॉक्सिक हो, उसमें जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस सोसाइटी में रहे हैं वो सोसाइटी से हमें स्ट्रेस कितना है, उस सोसाइटी का कल्चर कैसा है कि उसमें हमें जो है वो ये मर्ज होने का चांस हो सकता है। हमारे आपस की रिलेशनशिप्स कैसी हैं, रिलेशनशिप्स कितनी स्ट्रेसफुल है, कितनी स्ट्रेनिंग है, और ये कि हमारा पीयर प्रेशर, यानी हमें इर्द गिर्द से, दोस्तों से, हमारी सोसाइटी से कितना प्रेशर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल बुलिंग, तो अगर किसी को ये मौरूसी तौर पे मिला है, दैट इज समबडी हैज इनहेरिटेड इट जेनेटिकली, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव गॉट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव सोशल प्रेशर्स विच इज पीयर प्रेशर, सोसाइटी, फैमिली, तो ऐसे इंसान में ये इलनेस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ फॉर सच अ पर्सन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अ मेंटल इलनेस इज़ वेरी हाई। ओके, so you need to understand something which is very important कि genetics जो हमें मिलती हैं वो ज़्यादातर या तो नस्लों से चली आती है, या ये कि फैमिली में इंटर मैरिजेस होती हैं, which is very common in our society that cousins would get married and there are lots of inter marriages in the family, जिसकी वजह से जो है हमें बाकी बीमारियां भी होती हैं, बाकी अमराज भी होते हैं और मेंटल अमराज भी होते हैं। बेसिक चीज़ है जो आप लोग जानते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स में केमिकल इम्बैलेंस होता है, बट वो केमिकल इम्बैलेंस इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं, और हमें जो है
मौरूसी तौर पे यानी जेनेटिकली वी हैव इनहेरिटेड द इलनेस. सो all these things combined together will cause chemical imbalance and boom, you have a psychiatric problem. Now you need to understand, आपको ये जानना ज़रूरी है कि साइकाइट्री के अमराज कुछ ऐसे हैं जिनके लिए दवा यूज़ करना लाजमी है. दवा के बगैर गुजारा नहीं हो सकता. साइकाइट्री के कुछ अमराज ऐसे हैं जो कि माइल्ड टाइप के हैं, जो कि साइकोथेरेपी से ठीक हो जा सकते हैं. लेकिन साइकोथेरेपी के कुछ अमराज ऐसे भी हैं जिनमें दवा और साइकोथेरेपी दोनों काम आती है. सो लेट मी टेल यू कि देयर आर सर्टेन इलनेसेस जिसमें दवा के बगैर आप रह नहीं सकते. लेट मी टेल यू दैट. सबसे पहले आ गया जी, अगर आपको जेनेटिकली आपकी फैमिली से मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आपने इनहेरिट किया है, ओके, so for that you need to take medication for a very long period of time along with lifestyle modification and along with psychotherapy. लेकिन अगर आपको कोई मर्ज ऐसा मिला है, सपोज करें जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर में आप दवा के बगैर नहीं रह सकते. एक बार आप डायग्नोज हो गए कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आपको पूरी जिंदगी उसके लिए दवा लेनी है. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और पेशेंट्स तो तैयार होते हैं दवा लेने के लिए, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है वो ये होती है कि वालिदैन अग्री नहीं करते कि इनको दवा दिया जाए. थोड़ा सा वालिदैन को ये समझना है कि जो कुछ उस पेशेंट पे गुजर रहा है, या फैमिली को ये समझना है दैट वॉट एवर द पर्सन इज गोइंग थ्रू, द पर्सन कैन ओनली बी स्टेबलाइज्ड विद मेडिकेशन. सो यू शुडंट बी इंसिस्टिंग कि नहीं जी दवा नहीं दें, दवा कम दें, इसको साइकोथेरेपी से करें. यकीन जाने एक डॉक्टर बेहतर समझता है कि कितनी डोज की दवा दी जाए, कब तक दी जाए और साइकोथेरेपी का रोल कितना है. सेकेंड इलनेस, स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस. बहुत सारे कल्चर्स में से शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं. शिज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस एक ऐसा मर्ज है जिसमें दवा के बगैर गुजारा पूरी जिंदगी नहीं हो सकता. लेट मी टेल यू दिस, आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप लोग पेशेंट्स तो लाते हैं लेकिन आप ये इंसिस्ट करते हैं कि जी दवा के बगैर इनको ठीक कर दें. नहीं है ये मुमकिन. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे हम OCD कहते हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि OCD जो है उसमें यस दवा का बहुत मेजर रोल है उसे कंट्रोल में लाने के लिए. फिर उसके बाद साइकोथेरेपी शुरू होती है ताकि हम जब दवा कम करें तो वो थेरेपी उनको काम आए. लेकिन आपको अगर OCD विरसे में मिली है, आपके ख़ानदान से मिली है, तो शायद दवा बगैर गुजारा नहीं हो सकेगा. इसी तरह डिप्रेशन है. अब बहुत मुख्तलिफ किस्म के डिप्रेशन है, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिप्रेशन है और उसके हिसाब से सिर्फ साइकोथेरेपी काम आएगी या सिर्फ अद्वियात काम आएंगी या दोनों की कॉम्बिनेशन काम आएगी. एंजाइटी यानी घबराहट, बेचैनी. एंजाइटी के अम्ब्रेला में बहुत सारे इलनेसेस आ जाती हैं, जैसे पैनिक डिसऑर्डर हो गया, जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, जैसे फोबियाज हो गए. तो ये भी आपने समझना है कि कोई कंडीशन जो सिवियर और अक्यूट यानी शिद्दत से उस वक्त हो, दवा के बगैर सेटल नहीं कर सकते. एंजाइटी डिसऑर्डर्स में बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जो कि साइकोथेरेपी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपने यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर कि जी दवा से उसे कंट्रोल करना पड़ेगा. आप लोग आके डॉक्टर्स को कहते हैं कि नहीं दवा कम से कम यूज़ करें. सो बिलीव यू मी कि हम नहीं चाहते कि आपके बच्चों को या आपके रिश्तेदारों को एक्स्ट्रा दवा मिले, लेकिन कंट्रोल तो करनी है ना इलनेस. और अगर हम दवा नहीं देंगे सही डोज पे तो कंट्रोल कैसे होगा. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह अगर हाई ब्लड प्रेशर किसी को हो जाए, उसे पूरी जिंदगी दवा खानी है ना, या हम उसे छोड़ देंगे. इसी तरह अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, क्या उसको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है? क्या उसे कोलेस्ट्रॉल की दवा पूरी जिंदगी खानी है? हाँ खानी है. हम इससे भाग नहीं सकते. किसी को शुगर हो गया, डायबिटीज हो गई, क्या उसको पूरी जिंदगी दवा खानी है? हाँ खानी है. गुजारा नहीं है उसके बगैर. इसी तरह
किसी को लॉन्ग टर्म कोई भी इलनेस हो गई जो दवा बगैर ठीक नहीं हो सकती, तो उसे खानी है। जब जिस्म के बाकी अमराज के लिए हम दवा लॉन्ग टर्म खा सकते हैं, तो नफ्सियाती अमराज के लिए हम क्यों नहीं खा सकते? ये चीज़ आपने समझनी है, और ये चीज़ आप अपने करीबी लोगों को बताएं। दैट इज, यू नीड टू स्प्रेड दिस टू योर नियर एंड डियर वंस, दैट in a very similar way that you treat any form of body illness, that is physical illness, that like hypertension, like diabetes, like high cholesterol, like cardiac problems, for which you need to take the medication for the entire life. In a very similar way, why not take medication for mental illnesses which are severe and which cannot be treated without medication? Please जाने, हम आपकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम आपके रिश्तेदारों को, आपको या आपके बच्चों को सुला दें पूरी ज़िंदगी के लिए या मोटा कर दें, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना है कि इसके साइड इफ़ेक्ट से हम मोटे तो नहीं हो जाएंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट से हम जो है वो सोते तो नहीं रहेंगे। हम साइकियाट्रिस्ट को हरगिज़ ये शौक नहीं है। और अब ये नई दवाइयाँ आ गई हैं, नई अद्वियात आ गई हैं, which will not make you sleep the whole day, and it is not going to make you fat. So you need to talk to your psychiatrist that you need safer and newer medications. But दवा लेने से घबराएं नहीं। Yes, साइकोथेरेपी बहुत हेल्प करती है, लेकिन साइकोथेरेपी का रोल उन अमराज में ख़त्म हो जाता है जिसमें हम दवा देना समझते हैं, जिसमें दवा देना मजबूरी है। ऑफ लेट कोरोना के ज़माने में मेरे पास बेइंतहा पेशेंट्स आए हैं जिनको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। पहले जिनको थे उनको फिर से होने लगे हैं, नए पेशेंट्स हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें इस वक्त, इस टाइम पे एक मर्ज को और उस इंसान को हैंडल करना है। दवा के अलावा कोई चॉइस नहीं है। अभी हमारे पास कुछ सुसाइड के केसेस नज़र में आए, काश उनका इलाज हो जाता। और हाँ, इलाज से भी आप ये याद रखें कि अगर आप ये समझते हैं कि एक पर्टिकुलर डॉक्टर आपके सही इलाज नहीं कर पा रहा है, तो यू हैव अ राइट टू टेक अ सेकेंड ओपिनियन। बट सुसाइड जैसी चीज के लिए भी इमीडिएट एक्शन जरूरी है, जिसमें दवा देना जरूरी होगी। प्लीज टेक मेंटल इलनेसेस सीरियसली। Your approach towards mental illnesses can change lives forever. You know, mental health matters, and it matters a lot. Take care of yourself, and I hope you register what I said today.